Welcome, dear friends. Once again, we are here with a very important topic, and this topic is important not only for the board examination but for different examinations also, and it is very interesting. So ये आज का टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसको हम पॉपुलरली एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज देखते हैं हमारे पास क्या क्या है पढ़ने को। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज एक्चुअली द रिफॉर्म्स, बेसिक रिफॉर्म्स वाज रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। तो हम आज वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स केवल इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ना हो गए, बहुत सारे रिफॉर्म्स थे। फाइनेंशियल रिफॉर्म भी था, फॉरेन सेक्टर में रिफॉर्म्स था, इंश्योरेंस वगैरह में रिफॉर्म्स था, मतलब सर्विस सेक्टर में भी, क्योंकि एक कंबाइंड प्रोसेस था। और आप देखेंगे इस रिफॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चर को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट सडनली हमारे जो इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमी के पैरामीटर्स हैं, डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं, या जो आर्थिक स्थिति बताते हैं इकोनॉमी के, उन पैरामीटर्स में चेंजेस तो ज़रूर आए। जैसे फिजिकल डेफिसिट हमारा जो 8 पॉइंट के पास था ऑफ जीडीपी, 8% ऑफ जीडीपी अराउंड, उसमें कमी आई। और भी जो रिफॉर्म्स थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, सब में परिवर्तन आया। तो आज हम उसी के बारे में विचार करेंगे। तो फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के रोल में परिवर्तन किया गया। पब्लिक सेक्टर को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, बेसिक जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन, जिससे बाकी जो बेस क्रिएट किया जा सके, इस रोल में था। वेलफेयर, प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, ये सब सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब सारे थे। लेकिन अब उसके रोल में परिवर्तन किया गया। आईपीआर हम 1956 को अगर देखते हैं तो आईपीआर 1956 में क्लासिफाई किया गया। ए, बी और सी, 3 क्लासिफिकेशन बनाए गए इंडस्ट्रीज़ के। ए में पब्लिक सेक्टर को ऑपरेट करना था, बी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट कर सकते थे सॉरी, और सी जो सेक्शन था एरियाज़ था इंडस्ट्रीज़ का, उसमें प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेट करना था। तो अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जो एरियाज़ थे वो, उसमें प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी गई जहाँ हो सकता था। तो इस तरीके से काफ़ी परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट थर्ड है हमारा डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो बहुत सारे एरियाज़ कंफाइंड थे जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई को था परमिशन कि एसएसआई ही ऑपरेट करेगा, बट उसमें अब उस एरियाज़ को रिजर्व किया गया। मतलब उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी पार्टिसिपेट कर सकती थी जो पहले ऑपरेट नहीं करती थी उन एरियाज़ में। तो इस तरीके से ये एक डी रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई गई और कंपटीशन के लिए ओपन किया गया, ताकि कंपटीशन से क्वालिटी इंप्रूव होती है और इनोवेशंस की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो ये काम किया गया। चौथा हमारा है प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मार्केट फोर्सेस। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा करने की बात थी। मतलब फैक्टर्स, टूल्स जो है मार्केट फोर्सेस के, डिमांड और सप्लाई के माध्यम से। और लास्ट वन, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाए ताकि हमारा प्रोडक्शन बेस बने, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ज़्यादा हो। तो मतलब इंपोर्ट पर एक फोकस था, बढ़ा कि इंपोर्ट हम किस तरह की चीज़ों का इंपोर्ट करें। हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करना चाहिए। तो ये अप्रोच लाया गया। इसके बाद हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की हमारे सामने बात आती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जब हम फाइनेंस का हमारा स्रोत जो है कहीं ना कहीं आरबीआई और उसकी पॉलिसीज़ के इर्द गिर्द घूमता है। तो फाइनेंशियल जो सेक्टर जो रिफॉर्म्स है कि जब भी हम बात करेंगे तो हमारे आरबीआई के रोल में परिवर्तन की बात होगी। तो आरबीआई का रोल इसमें काफ़ी बदला गया। आरबीआई की भूमिका को चेंज किया गया। आरबीआई फैसिलिटेटर की तरह काम करने लगा। जैसे आज हम बात करते हैं टीचर भी फैसिलिटेटर है। टीचर इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज, बट टीचर की भूमिका, टेक्नोलॉजी भी साथ आ गई। अब आजकल तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो ऐसे समय में जो है टीचर की जैसे भूमिका बदली, उसी तरह आरबीआई की भूमिका में बदलाव आया। आरबीआई अब फैसिलिटेटर की भूमिका, इंस्ट्रक्टर, मॉनिटर तो करना है, लेकिन उसकी भूमिका में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मतलब उसके कार्य करने की शैली में परिवर्तन आया
और वो एक फ्रेंड की भूमिका में आया, दो इट वॉज अ एपेक्स बॉडी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है जब हम एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करते हैं, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं वो बहुत लिमिटेड संख्या में है, तो उनकी रीच उतनी नहीं हो पाई जिस अमाउंट में डिमांड है मार्केट में फाइनेंस की। तो उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को ओपन करने की बात कही गई। उसमें पॉलिसी में चेंज लाया गया कि जिससे प्राइवेट सेक्टर अपने आप को कंफर्ट महसूस कर सके नए ब्रांचेज ओपन करने के लिए। और इसके बाद बहुत सारे विदेशी बैंक्स हमारे देश में आए और उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेज आया कि जो कैपिंग थी इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन लाया गया, कुछ सेक्टर्स ओपन किया गया, इंश्योरेंस वगैरह की पॉलिसी में चेंज लाया गया। IRDA की इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या टेलीकॉम अथॉरिटी ट्राई के रोल में परिवर्तन लाया गया, जिससे कि बाहर की जो कंपनियां MNCs वगैरह यहाँ आ सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें, एक कोलैबोरेशन का माहौल बने। भारत की जो कंपनियां हैं विदेशी कंपनियों के साथ, जैसे भारती एयरटेल आया, ये कैसे आया है ना, ये परिवर्तन इसी वजह से होता है। या VI आजकल देखते हैं ना, वोडाफोन आइडिया, है ना, इस तरह हच जो बहुत पहले, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनियां बाहर की आई और भारतीय कंपनियों के साथ उन्होंने टाई अप किया और क्वालिटी और कस्टमर बेस बढ़ा, अच्छे प्रोडक्ट आए, कस्टमर फ्रेंडली बातें हुई, तो ये सारे परिवर्तन आए। और सेटिंग अप न्यू ब्रांचेस, तो इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेज ओपन किए गए बैंक के। हाँ, तो कि फाइनेंशियल सेक्टर, हालांकि हमें थोड़ा सा डेविएट हुआ यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर, जो हमने जो एग्जांपल दिया ट्राई और इसका, वो बस हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, इसलिए हमने वो बात डाल दी। वो फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स से मतलब नहीं है उसका, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट से उसका मतलब ज़रूर है। और बैंकिंग सेक्टर के का जो रिफॉर्म्स है वही फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स के अंतर्गत आता है। तो इसमें न्यू ब्रांचेज को ओपन करने की बात थी, बहुत सारे ब्रांचेस ओपन किए गए, नए ब्रांचेस, तो ये एक परिवर्तन हमको दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फिजिकल या टैक्स रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट की जो बजटरी पॉलिसी होती है, उसमें जो रिफॉर्म्स आते हैं उसको हम फिजिकल रिफॉर्म्स, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से संबंधित जो भी रिफॉर्म्स होंगे, तो एक्सपेंडिचर में हमारी सब्सिडी आती है, रेवेन्यू में टैक्स, तो ये इसको हम टैक्स रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्स में मात्रा को कम करने की बात की गई थी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स उसमें कम किया गया, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस का इंसिडेंस और इम्पैक्ट जिस इंस्टीट्यूशन पर लगाया था उसी पर पड़ता है, जिस व्यक्ति पर लगाया था उसी के ऊपर पड़ता है, तो उसमें रिडक्शन की बात की गई थी। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स पेइंग प्रोसीजर, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स पेइंग प्रोसीजर, तो टैक्स के पे करने का जो प्रोसीजर है उसमें परिवर्तन लाने की बात कही। इसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो GST में एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम 2016 में GST को लागू किया गया था, और 2016 में, अगर मैं सही हूँ 2016 ही था इसका, एक मिनट हम इसको थोड़ा रिकॉल करना होगा ताकि मैं इसको सही गलत जानकारी नहीं। 2015 में डिमोनेटाइजेशन, 2016 में GST 2017 से लागू हुआ। सो GST 2016 में 2016 और 2017 से ये बिल्कुल लागू हो गया था GST 1 जुलाई से, और 2016 में इसका नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट का अप्रूवल वगैरह सब हो गया था, और फाइनली 2017 से ये लागू हुआ था। चलिए, तो अब हमारा अगला है इस सेक्टर में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में ये हमारा डिवेल्यूएशन ऑफ रुपीज़। डिवेल्यूएशन का मतलब होता है, देखिए, डिवेल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दो बातें होती हैं। हम डिवेल्यूएशन की बात कर रहे हैं जब हम फिक्स्ड हमारा जब एक्सचेंज, जब गवर्नमेंट जानबूझकर अपने करेंसी की वैल्यू घटाती है। अब करेंसी की वैल्यू घटाने का मतलब पहले समझ लेते हैं हम। जब मान लीजिए कि $1 = 60 रुपीज़ है और $1 = 80 रुपीज़ हो जाए, तो इसमें रुपये की वैल्यू घट रही है। ठीक है,
तो डिवैल्यूएशन में सरकार जानबूझकर ऐसा करती है, और इसके करने का पर्पस क्या होता है? अगर डिवैल्यूएशन अगर गवर्नमेंट कर रही है, इसका मतलब कि आपने $1 = 60 से $1 = 80 रुपीज़ किया। मतलब एक अमेरिकन के लिए भारत से सामान परचेज करना अब सस्ता हो गया, क्योंकि अब $1 में उसको 60 रुपये की जगह 80 रुपये मिल रहे हैं। तो पहले 60 रुपये का सामान परचेज करता, अब वो 80 रुपये का सामान परचेज करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान परचेज कर पाएगा। इसलिए भारत से वो इम्पोर्ट ज़्यादा करेगा। भारत से इम्पोर्ट करने का मतलब हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा, क्योंकि जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा। तो ये हमारा उद्देश्य था, तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। अब ठीक है, दूसरा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसको हमने नए तरीके से अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करवाया, क्योंकि इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही लिंक था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर फेवरेबल होता है तो देश का इनकम बढ़ता है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ये ख़त्म किया गया कि जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे उसको ख़त्म किया गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। रिडक्शन ऑन टैरिफ रेट्स में कमी लाई गई, चीज़ें बाहर से मंगाने पर वो सस्ती हो जाती। अगर टैरिफ रेट हाई होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती है, इसलिए इंपोर्ट कम करेंगे, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कम होगा। तो ये सब सारी चीज़ें। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर, लाइसेंसिंग का जो प्रोसीजर था उसमें, और आज के समय में अगर हम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं तो इनके समय में इंडस्ट्रियल और जितने रिफॉर्म्स थे वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बहुत सारे कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है। अभी हाल में 10-15 दिन पहले संसद में बहुत सारे क्रिमिनल लॉज वगैरह में बहुत परिवर्तन लाए हैं। तो एक व्यापक पूरा इंडिया एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाया जा रहा है, और इन बदलावों से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, और ये बदलाव अच्छे भी हैं एक्चुअली देश को देखा जाए तो टैरिफ पॉलिसी में कमी लाई गई। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर कम किया गया। पहले तो लाइसेंस में सालों लग जाते थे, और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता था, और एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी के लिए सबसे बड़ा लॉस था। एक एंटरप्रेन्योर यहाँ व्यापार क्यों करेगा जब इतने सारे उनको तिकड़मों से होकर गुजरना पड़े, और अगर फॉरेन में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ बड़े आसानी से लाइसेंस मिल जाता है, काम ऑपरेट करना आसान हो जाता है। तो यही कारण है कि भारत में इन्वेस्टमेंट भी इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हुआ। दो हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में ओपन जरूर कर दी थी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं मिला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम पर देखा जाए तो। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ घटा देने से या ख़त्म कर देने से इसका प्रभाव ये पड़ा कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, ज़्यादा से आसानी से होने लगा, तो एक्सपोर्ट के लिए एक माइंडसेट अच्छा तैयार हो पाया। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अगर देखा जाए तो क्या है, इम्प्रूव द इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैनेजमेंट की स्थिति में बदलाव आया। लोग जब हम अपने मार्केट को ओपन करते हैं, लोग के कांटेक्ट में आते हैं, उनके बात व्यवहार, उनके काम करने के ढंग को देखते हैं, तो उससे अपने में भी बहुत परिवर्तन होता है। तो दिस सेम थिंग इज़ लाइज ऑन द प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, कि मैनेजमेंट में देयर वाज ह्यूज चेंज, और इसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा इन द फील्ड ऑफ सर्विस सेक्टर ऑल्सो, दैट इज मैनेजमेंट। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से इम्प्रूवमेंट आया। रिडक्शन इन नई सिस्टम्स को हमने फॉलो किया। रिडक्शन इन डेफिसिट, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, इस पर भी कमी आई। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा, प्रतियोगिता बढ़ी कंपनियों के बीच में। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन हुआ कि मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे केम इन एग्जिस्टेंस। इसके बाद इंक्रीज इन एफडीआई निश्चित रूप से बढ़ा। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या है, नेग्लेक्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट, हाईली प्राइस्ड गुड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, हिंड्रेंस इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट थे। सोशल इंटरेस्ट हमारे जाते रहे, कम हो गए, हमारा फोकस कम होगा कि प्रॉफिट मनी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ। वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, चूँकि पब्लिक सेक्टर की भूमिका कम हो रही थी, इसलिए ये सब चीज़ें आनी स्वाभाविक थी। हिंड्रेंस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सब
घटना घटी। इसका प्राइवेटाइजेशन क्या है? एम्स एट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर, ये होता है प्राइवेटाइजेशन। तो ये प्राइवेटाइजेशन क्या था? एम्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाए पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ये तो हमने पढ़ लिया है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। चलिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी हमने बदलाव लाया था, जो उसकी बात है यहाँ आपको जीएसटी दिया हुआ था। GST is an indirect taxes which was introduced in India on 1st July 2017 and was applicable throughout India. It is a destination-based single tax on supply of goods and services from manufacturer to the consumers and has replaced multiple indirect taxes. बहुत सारे indirect tax को ख़त्म कर दिया गया, 2017 से अप्लाई किया गया, और डेस्टिनेशन बेस्ड प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, तो प्रोड्यूसर को पे करना होगा। एंड हैज़ रिप्लेस्ड मल्टीपल, चूँकि इंडायरेक्ट टैक्स है तो वो शिफ्ट कर लिया जाता है, एंड हैज़ रिप्लेस्ड मल्टीपल इंडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, कन्वर्टिंग कंट्री इनटू यूनिफाइड मार्केट। मतलब एक तरह का मार्केट हो गया, टैक्स में जगह जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स नहीं लगेंगे, ये इस तरह का प्रोविजन लाया गया, इसलिए इसको यूनिफाइड मार्केट कहा गया। डिमोनेटाइजेशन क्या है? डिमोनेटाइजेशन इज़ एन एक्ट टू सीज अ करेंसी यूनिट और पुट एन ऑफिशियल स्टॉप ऑन इट्स स्टेटस एज ए लीगल टेंडर। करेंसी जो लीगल टेंडर थी उसको ख़त्म किया गया, उसका स्टेटस ख़त्म किया गया लीगल टेंडर। ठीक है। ऑन November 8, 2016 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दिस हिस्टोरिक मेजर विथ प्रोफाउंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर द इकोनॉमी। सो 2016-2015 में इसको आया था नोटिफिकेशन, लेकिन 2016 से गवर्नमेंट अनाउंस किया गया हिस्टोरिक मेजर्स को विथ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर द इकोनॉमी। द टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशंस नोट्स वर 500 एंड ₹1000 वेर डिमोनेटाइज विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो इमीडिएट इफेक्ट से एक साथ इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम फाइनल एम्स एट इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्लोबलाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो एम्स एट इंक्रीजिंग इंटरेक्शन, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड वाइडनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का है। शॉर्टकट में बोलें तो इसी इंटीग्रेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ होम इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। होम इकोनॉमी को विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ने का जो प्रयास था वही ग्लोबलाइजेशन है। इसको हम जोड़ने कई तरीके से होते हैं। इसको हम लेबर के माध्यम से, लेबर एक जगह का लेबर दूसरी जगह जाता है, एक देश से दूसरे देश जाता है, उसके द्वारा कर सकते हैं। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माध्यम जो होता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, ये सब सारे प्रोसेस हैं। तो हम देखते हैं पहला हमारा है पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन। क्या क्या किया गया? राइज इन इक्विटी लिमिट्स, इक्विटी लिमिट्स जो है इन्वेस्टमेंट की लिमिट है उसको, उसमें परिवर्तन लाया गया। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ किया गया, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी हुई, रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड किया गया। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ टैरिफ्स किया गया एंड मॉडिफिकेशन इन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स किए गए। इसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है? क्रिएटिंग borderless world, development of indigenous products, greater access to the global market. Negative impact क्या हुआ? strategy of developed countries to expand market in other countries, widened economic disparities between people। ठीक है, economic disparities बढ़ गई, compromised welfare and identity of people belonging to poor countries, outsourcing एक नया अध्याय जुड़ा, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमको आउटसोर्सिंग का फ़ायदा भी हुआ। हायर रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम द अदर कंट्रीज, इंटेंसिफाइड इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर। नेक्स्ट है मेन सर्विसेज बीइंग आउटसोर्स टू इंडिया एज फॉर एग्जांपल BPO, बैंकिंग एट्सेट्रा। इंडिया इज़ अ ग्लोबल डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर एट लो वेजेस। और फाइनली है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1995 एज सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट जिसको कहते हैं GATT कहते थे। तो 1948 में उसकी स्थापना हुई थी। तो द WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टू फैसिलिटेट बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो ये हमारा ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के सारे मेजर्स थे, जिसको हमने लास्ट वाले बहुत थोड़ा तेज़ पढ़ा, इसलिए कि मुझे थोड़ा लंबा हो रहा था और मुझे क्लास लेना है, इसलिए मैं इसको
यहीं पर स्टॉप करता हूँ और बाकी पढ़ाते समय और भी इस पर डिटेल डिस्कशन होगा। थैंक यू।